वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा है, उन्होंने मुखालफत की है और बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में ये कहा था कि जो भी इसकी मुखालफत करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है। आज इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, अभी तक खदोखाल तो सामने नहीं आए, अलबत्ता बहस ज़रूर छिड़ चुकी है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुल्ली तौर पर आप लोगों ने इसकी मुखालफत कर दी है, क्या पता बहुत सारी तजावीज़ ऐसी भी हों जिससे इस्लाहात हो रहे हों उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के जिनकी की अनाउंसमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक्स प्लेटफॉर्म से की गई। देखिए, बिल्कुल वही कह रही हैं आप कि एक चीज तो बड़ी जाहिर है कि कोई ड्राफ्ट किसी के साथ अभी तक शेयर नहीं किया गया, कम से कम हमें तो नहीं मिला। और हम सिर्फ और सिर्फ जो बिलावल साहब की ट्वीट है उसमें जो जिक्र किया था उसके ऊपर हमने आज डिस्कशन भी की। और डिस्कशन करने के बाद जब हमने देखा कि एक पैकेज है जो कि अदलिया की आज़ादी को भी खत्म कर रहा है, जो कि जुडिशल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि 18वीं तरमीम को भी वापस रोल का बैक कर रहा है, जो कि आइन की स्पिरिट के भी खिलाफ है, जो कि एग्जेक्टिव को जुडिशल पावर्स भी दे रहा है, जो कि चेन ऑफ कमांड को भी किसी तरह से चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो जब सारा पैकेज देखा हमने तो हमने ये फैसला किया कि हम इस पैकेज को रद्द कर दें। अब अगर मेरी आप जाती राय पूछें तो अगर ये सिर्फ एक अमेंडमेंट लेके आ रहे होते, एक मिसाल देता हूँ आपको, एक अमेंडमेंट ये लेके आ रहे होते कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक पॉपुलेशन का क्राइसिस है, आबादी बहुत बढ़ रही है और ये सूबों के इख्तियार में नहीं है कि वो बस में नहीं है कि वो उसको टैकल कर सके, तो ये इख्तियार जो है पॉपुलेशन कंट्रोल का और स्ट्रेटजी बनाने का हम फेडरेशन को दे दें। सही। और सिर्फ इस अमेंडमेंट होती तो ये एक दुरुस्त था कि इमरजेंसी भी है, इसमें बहुत जल्दी भी करना है, तो शायद पीटीआई उसको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि असल मकसद इनका ये है कि ये अदलिया को कंट्रोल करें और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको एग्जेक्टिव को मैजिस्ट्रियल पावर दे के हमारे वर्कर्स को अरेस्ट करें और सियासत कंट्रोल करें, जुडिशरी भी कंट्रोल करें, आइन भी कंट्रोल करें। तो ये अगर ये मकसद है तो फिर हम एक चीज उठा के उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते सारे पैकेज में, हम फिर टोटल पैकेज को रिजेक्ट करें। तो बैरिस्टर साहब, आपसे कबल बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ थे और आईनी अदालतों पे हम बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये एक अनफिनिश एजेंडा है जो 26 अमेंडमेंट में रह गया था, उसको मुकम्मल करना है। आईनी अदालतों का क़याम उन्होंने कहा दुनिया के दीगर ममालिक में भी है, पैरेलल साथ चला जाता है। और हाँ, उन्होंने कहा कि ये तजवीज़ है कि 68 साल रिटायरमेंट एज हो और 70 भी हो सकती है, ये सब कमिटीज़ में डिस्कस होगा। लेकिन सबसे पहले जो उनकी बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने अग्री करना है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं आईनी अदालतों का क़याम और उसके बाद जजेस की रिटायरमेंट एज को बढ़ाना, ये किस हद तक आप समझते हैं कि इससे मामलात जुडिशरी के बेहतर होंगे? देखिए, ये बात पहले भी हुई थी 26वीं तरमीम में, ये कराना चाह रहे थे अदालती आईनी अदालत, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है हम बेंचेस बना देंगे। बेंचेस का ये था कि कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट के वही जजेस जो थे वो मुख्तलिफ औकात के बेंच पे बैठ के आईनी फैसले कर लेते थे, तो चले आप उसके साथ आप जिंदगी गुजार सकते थे। वो भी नुकसानदेह था, लेकिन तो एक कंफ्यूजन बड़ी थी उसमें और एक डिवीजन बन जाती थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन चलें, अब एक प्रोसेस था, उसको कम से कम आप आगे लेके तो चलें। लेकिन अब तो बिल्कुल ही उन्होंने कहा है कि हम एक आईनी अदालत बना देते हैं नई, और साथ ये भी जिक्र किया है जो कि मैंने भी सुना था और आपने उसको कंफर्म किया है कि जो आईनी अदालत के जजेस हैं उनकी एज बढ़ा के 3 साल ज़्यादा या 5 साल तक भी ज़्यादा कर सकते हैं, 70 साल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी जज रिटायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर वो अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं या हुकूमत उनसे खुश है, तो फिर उनको वो इंसेंटिव देंगे कि आपको हम आईनी अदालत में ले जाएंगे ताकि आप मजीद 3 साल आपको और मिल जाए जुडिशल सर्विस में। तो इसलिए ये एक तरह से जुडिशरी की जो आज़ादी है, अदलिया की जो आज़ादी है, उसको बिल्कुल ख़राब कर देंगे, क्योंकि हर फिर जज ट्राई करेगा
کہ مجھے 3 سال ایکسٹرا مل جائیں، اور وہ ایک طرح سے انسینٹیو ہوگا اس کو کہ حکومت کے حق میں فیصلے کرتے رہیں۔ ہمیں اس چیز سے بہت شکایت ہے، کیونکہ ایک ہر آئین کا ایک جو بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک عدلیہ آزاد ہو، رول آف لا کی طرح قائم ہوتا ہے معاشرے میں۔ اگر آپ عدلیہ کو آزاد نہیں رہنے دیں گے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں گے تو پھر وہ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو اسی طرح اپوائنٹمنٹس ہوں گی تو پھر عدلیہ آزاد نہیں رہے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آئینی کیسز ہوتے ہیں 90% سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں حکومت اور شہری کے درمیان۔ تو اگر آئینی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اپوائنٹ ہی کرے گی حکومت اور اس طرح اپوائنٹ کرے گی جس طرح یہ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر تو تقریباً ہر فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے حق میں ہی ہوگا، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف ہی کیسز ہوتے ہیں آئینی۔ یہ سارا ایک پروسیس اتنا مڈل ہو جائے گا، اتنا خراب ہو جائے گا کہ ہمارا پورا جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اور اگر مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اس میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو یہ لے کے آئے ہیں بینچز کی بات، تو ایمرجنسی نہیں تو اس کو پھر آرام سے پبلک ڈبیٹ ہونے دیں، اس پہ آپ آگے جا کے فیصلے کر لیں گے ہم سارے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ہیسٹ اتنی ہو گئی ہے کہ ابھی تک ڈرافٹ نہیں آیا، لیکن جتنے سینیٹرز ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھیں، کل ہم پیش کریں گے ڈرافٹ، اور اس کے بعد ایک دن میں کمیٹیز بیٹھ کے فیصلہ کریں گی اور پھر یہ ووٹنگ ہو جائے گی اس کی منڈے کو۔ علی ظفر صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔